भारत की पहचान उसकी विविधता और हजारों वर्षों से चली आ रही समृद्ध सांस्कृतिक विरासत में बसती है। इसी विरासत को सहज, रोचक और चित्रात्मक शैली में पाठकों तक पहुंचाने का अनूठा प्रयास किया है आईआरएस अधिकारी मधुकर कुमार भगत ने। उनकी 3 पुस्तकें इतिहास को केवल घटनाओं और तिथियों तक सीमित नहीं रखती, बल्कि उसे भारतीय संस्कृति के जीवंत अनुभव के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करती है। नमस्कार, मैं हूं पल्लवी और आप देख रहे हैं इंडियन मास्टरमाइंड्स। हमारे साथ इस विशेष बातचीत में मौजूद हैं आईआरएस अधिकारी और जॉइंट सेक्रेटरी इन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ मिस्टर मधुकर कुमार भगत। इस बातचीत के पिछले भाग में हमने उनसे इन पुस्तकों की परिकल्पना और उन्हें लिखने की प्रेरणा के बारे में जाना था। आइए अब इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और उनसे समझते हैं कि इन पुस्तकों के पन्नों में भारतीय संस्कृति और इतिहास के कौन-कौन से अनछुए पहलू समाये हुए हैं। बातचीत के पहले भाग का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के स्वागत करते हैं मधुकर सर का। वेलकम सर। सिनेमा में थोड़ा मुझे भी इंटरेस्ट रहता है, तो मैं उस पे भी एक दो प्रश्न है मेरे जो मैं पूछना चाहती हूँ आपसे। लेकिन फिलहाल मुझे एक चीज जाननी है कि इस यात्रा के दौरान हमारे देश का कल्चर जो है वो बहुत ही ज्यादा वाइड है, और ये कोई मतलब नई बात नहीं है, सबको पता है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं बिहार से आती हूँ। बहुत सारे स्टीरियोटाइप हैं, बट चूंकि मैं बिहार से आती हूँ तो आई नो कि इन एवरी 4 और 5 डिस्ट्रिक्ट हमारे कल्चर, हमारी भाषा, खाने पीने का तरीका तक सब कुछ बदल जाता है। बदल जाता है, तो बिल्कुल आप सही कहा। तो आपकी इस यात्रा के दौरान कोई ऐसा कल्चरल, कोई ऐसा इवेंट हो, कोई भी ऐसी बात जो आपके दिमाग में छप गई हो एंड यू वर नॉट प्रिपेयर्ड टू विटनेस दैट। बिल्कुल आपने सही कहा कि हाँ, एक ऐसा अनुभव है। पहली बात तो आपने सही कही कि विविधता। भारतीय संस्कृति में विविधता अत्यधिक है। संस्कृतियों में विविधता होती ही होती है, यानी कि द डाइवर्सिटी दैट इज यूनिक इन इंडियन कल्चर, एंड वी ऑलवेज टॉक अबाउट यूनिटी इन डाइवर्सिटी, although we'll explore later unity and diversity. And then there is a dynamism, यानी कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बदलाव, कल्चर में बदलाव होना भी निहित होता है। जैसे हमने इस चलचित्रों के सिनेमा के माध्यम से बताया कि देखिए किस प्रकार से समाज में बदलाव हो रहा है और किस प्रकार से फिल्मों में बदलाव हो रहा है। अब आपने कही कि वो ऐसी कोई एक घटना मैं बताऊं जिसने मुझे बहुत प्रभावित किया, तो बिल्कुल ये घटना ये है कि देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा कि मैं इस किताब को सोच रहा था, हल्के में ले रहा था कि ये तो जर्नी मैं 3 महीने या 6 महीने में खत्म कर दूंगा, और कितना समय लगेगा, 1 साल लगेगा। लेकिन जब मैं इस किताब को लिखने लगा तो मुझे समझ में आया कि अगर मुझे अपने अपने वादे पर अपने आप से ईमानदार होना है, निष्ठावान होना है, कि मुझे विषय को समझना है और समझ के मैं फिर उसे लिखूं, तो ये जर्नी, तो ये यात्रा इतनी जल्दी समाप्त होने वाली नहीं है। अब प्रश्न ये होता है कि मेरे सामने तो बड़ा प्रत्यक्ष सी बात थी कि भाई मुझे कई वर्ष लगेंगे, कुछ महीने या 1 वर्ष नहीं। फिर प्रश्न मेरे सामने ये आता है कि एक लेखक के रूप में क्या मेरे लिए उचित होगा कि मैं कई वर्ष लगाऊं और फिर ये उम्मीद करूं कि किताब छपेगी छपेगी, तो फिर मुझे इतने वर्षों का जो परिश्रम है उसके लिए सफलता प्राप्त होगी, लोग इस किताब को अप्रिशिएट करेंगे, क्या मुझे उसके अनुरूप कुछ भी प्राप्त हो पाएगा? और लेखक क्या चाहता है? लेखक सबसे पहले तो चाहता है कि किताब छपे, उसके बाद ये चाहता है कि किताब बिके, वो ये चाहता है कि पब्लिशर को रेवेन्यू मिले, वो ये भी चाहता है कि उसे रॉयल्टी मिल जाए, शायद पाठकों से थोड़ी प्रशंसा या रिकग्निशन मिल जाए। लेकिन ये सारी चीजें तो एक अनुपात में होनी चाहिए कि मैं इसके लिए कितना एफर्ट कर रहा हूं। और जब वो लेखक देखता है कि इसमें तो अथाह परिश्रम की आवश्यकता है, तो उसके मन में कहीं एक द्वंद्व पैदा होता है कि क्या ये प्रोजेक्ट मुझे करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और करीब 6 7 8 महीने के अथक परिश्रम के बाद मैं भी इस दुराहे पर पहुंचा। मैं बुद्धिज्म का के चैप्टर के बारे में लिख रहा था, और मैं एक किस्से पर आया, और वो किस्सा यूं कहिए कि भगवान बुद्ध और मार का संवाद है। भगवान बुद्ध बोध गया में अपनी भक्ति में लीन है और अपने ध्यान में लीन है, और वो केवल ज्ञान यानी बौद्ध
के रूप को प्राप्त करने वाले हैं और उन्हें इस मार्ग से भटकाने के लिए मारा, मृत्यु मारा या मार, वो आता है और उसे अनेक प्रकार के भगवान बुद्ध को प्रलोभन देता है। हम्म, वो ये कहता है कि तुम्हारा शरीर तो छीन हो चुका और तुम मृत्यु के करीब हो, ऐसे ज्ञान को लेके तुम क्या करोगे? हम्म, तुम इस मार्ग से हटो, तुम उस यज्ञों के मार्ग को ही अपनाओ, उससे तुम राजसी सुख वैभव प्राप्त कर सकते हो, तुम ऐश्वर्य प्राप्त कर सकते हो, तुम समृद्धि प्राप्त कर सकते हो। और इन सब चीजों को भगवान बुद्ध बड़े आसानी से नकार देते हैं। उनके नकारे में धन, दौलत, शोहरत ये सब थी। और शोहरत यानी फेम को लेके कहते हैं इसकी तो मुझे जरा भी आकांक्षा नहीं है। और एक समय में वहां रुक जाता हूं। भगवान बुद्ध, जिनको कि 2500 सालों में शायद कुछ एक लोगों में सबसे ज्यादा जाना गया है, हम्म, जिन्हें सबसे ज्यादा यश प्राप्त हुआ, हम्म, वो ये कह रहे हैं कि मुझे यश की तनिक भी आवश्यकता या इच्छा नहीं। हम्म, तो फिर ऐसा क्या था जिसके लिए वो आगे आए? हम्म, किसके लिए? ज्ञान तो उन्हें प्राप्त हुआ। और बुद्ध आगे इसी बात को समझाते हैं कि जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, जिस खोज के लिए वो लेके चले थे, मध्यम मार्ग भी उन्होंने समझ लिया, वो तो पूरा हो चुका था। हम्म, और फिर वो लोक हित के लिए, समाज को देने के लिए अपने ज्ञान को अगले 40 से 50 वर्षों तक संघर्ष करते रहे। सबसे पहला उन्होंने अपना उपदेश वाराणसी के सारनाथ में जाके दिया, जहां पर उन 5 शिष्यों को दिया जिन्होंने उनका साथ छोड़ दिया था, यह समझ के कि इन्होंने मध्यम मार्ग अपना लिया है तो ये तो पथभ्रष्ट हो गए हैं। तब मुझे एक क्षण के लिए एक इस बात का एहसास हुआ कि हम सभी का जीवन का उद्देश्य सिर्फ प्राप्ति नहीं हो सकती है, और उस उद्देश्य में कहीं समाज को कुछ देना भी शामिल होना चाहिए। हम्म, तो अगर मैं एक लेखक के रूप से देखूं तो मैं ये नहीं कह सकता कि भाई प्राप्ति पूर्ण तरह समाप्त हो गई, पर शायद उस क्षण में थोड़ी थोड़ी देने की भावना जागृत हुई। हम्म, और जब देने का मार्ग हम अपनाते हैं तो जितना दें हम्म, उसमें कोई नुकसान की गुंजाइश तो होती नहीं। तो जो भी वो अंतर्द्वंद था कि भाई मैं किस सीमा तक आगे बढ़ के इस प्रोजेक्ट को ले सकता हूं, हम्म, वो उस एक 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 उस कहानी कहें, उस एक वाक्यांश कहें, उसने मुझे थोड़ी मदद की कि मैं समझ सकूं हम्म, कि हमारा उद्देश्य, जिसे जीवन में इतना कुछ प्राप्त हो चुका है, हम्म, सिर्फ अपनी प्राप्ति नहीं, बल्कि शायद हम थोड़ा आगे बढ़ के कुछ भी जो हमारे सामर्थ्य अनुरूप हो वो हम्म, दे सके। बिल्कुल। सर, अभी आपसे बातचीत के दौरान और जो मेरी लाइफ का लिमिटेड एक्सपीरियंस है, एक सिनेरियो दिमाग में आ रहा है जो मैं आपसे पूछना और समझना चाहती हूँ। पता नहीं वो सही तरीके से मैं उसको पुट कर पाऊंगी कि नहीं, बट जैसे हमारे देश का कल्चर अगर देखे, बहुत रूट में जाएं तो लगभग 4,000 साल पुराना है, और बहुत सारी ऐसे कल्चरल चीजें जो हम प्रैक्टिस करते हैं, जो ट्रेडिशन हम प्रैक्टिस करते हैं, अब जो है कई लोग उसको साइंस और से जोड़ते हैं और उसको रेलेवेंट बताते हैं, बट नेवरदलेस वो अभी भी हमारे जीवन का हिस्सा है। ऑल्दो हमारे ऊपर बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस आए, वेदर इट वाज इस्लामिक इन्फ्लुएंस और इट वाज ब्रिटिश इन्फ्लुएंस, बट फिर भी जो कुछ कल्चर या ट्रेडिशन है वो अभी भी सरवाइव कर गया। एट द जी। सेम टाइम मैं एक वो खींच रही हूँ पैरेलल विद सिनेमा। सिनेमा में एक समय जो अभी हम बात कर रहे थे कि एक विलेन है और एक हीरो है और एक कॉमेडी है, वो एक फिल्म चल रही है 1970s और 75 के दौरान। शोले बन रही है जो कमर्शियल सिनेमा है, उसी दौरान श्याम बेनेगल निशांत भी बना रहे हैं और हम्म। वो भी चल रही है। वही वजह है कि वो भी शायद सरवाइव किया पैरेलल सिनेमा, तो आज कमर्शियल और पैरेलल के बीच का गैप शायद खत्म हो गया और सब मिक्स हो गया है कि वी वांट रेलेवेंट टॉपिक्स इन आवर सिनेमास टुडे। हम्म। तो मेरा प्रश्न यही है कि ऐसी क्या चीज है हमारे देश में कि कोई भी चीज खत्म नहीं होती है, सब मतलब सरवाइव कर जाता है ऐसे।
किसी भी चीज, हर चीज के लिए ऑडियंस, हर चीज के लिए, मतलब मुझे लगता है यहाँ सब कुछ सरवाइव करता है। सो व्हाई इज इट? बिकॉज वी आर टू टॉलरेंट। ये एक जनरल आता है कि हम शायद बहुत टॉलरेंट है इस वजह से, या आपके अपने रिसर्च और अपनी जर्नी में इसका कुछ और भी रीजन आपको समझ आया? देखिए, सबसे पहली चीज तो हमें समझने की है कि जो संस्कृति का विस्तार है वो अत्यंत ही व्यापक है। हम्म। दूसरी बात है कि अगर भारतीय संस्कृति को हम देखें, तो जैसे आपने बात कही कि कुछ 100 किलोमीटर भी इधर उधर चले जाते हैं हम्म। तो संस्कृतियां बदलती हैं, बोलियां बदलती हैं, भाषा बदलती है, खान पान बदलता है, वेशभूषा बदलती है, संगीत भी बदल जाता है। हम्म। तो इसलिए अगर हम देखें तो ये डाइवर्सिटी जो है, ये व्यापकता जो है, ये फैलाव जो है, ये हमारी स्ट्रेंथ है। हम्म। और इसीलिए जो बात आपने कही कि अलग अलग प्रकार की संस्कृतियों के लिए अलग अलग प्रकार के लोग हैं हम्म। जो उसे एब्जॉर्ब करते हैं, जो उसे अप्रिशिएट करते हैं। हम्म। युवाओं को जहाँ पॉप म्यूजिक अच्छी लगेगी, हम्म। वहां पर उसके विपरीत फोक म्यूजिक के लिए भी है। हम्म। हाँ। तो जो जितना डाइवर्स कल्चर होता है हम्म। उसमें अलग अलग तत्वों के लिए स्पेस होता है और ये अलग अलग तत्व ग्रो करते हैं। अब हमें, अगर हम इस टॉलरेंस की बात करें, तो हमें फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ इंडियन कल्चर को समझने की आवश्यकता है। हम्म। हम कहते हैं कि भारतीय संस्कृति यूनिवर्सलिज्म में बिलीव करती है। हम्म। हम ये कहते हैं कि भारतीय संस्कृति इंक्लूसिव है। हम्म। हम ये भी कहते हैं कि भारतीय संस्कृति डाइवर्स है हम्म। और इस डाइवर्सिटी में एक प्रकार की यूनिटी है। हम्म। हम डायनेमिज्म भी कहते हैं, यानी कि ये बदलती रहती है। हम्म। जैसे कि हमने 4,000 5,000 साल की यात्रा देखी और 4 5 दशकों की भी यात्रा देखी है। हम्म। तो इसमें कभी कभी तो विरोधाभास लगता है हमें, भैया ऐसा कैसे हो सकता है कि डाइवर्सिटी भी हो, यूनिटी भी हो। हम्म। और इसीलिए हमें मौलिक तत्वों को समझने की आवश्यकता है कि वो क्या मौलिकता है जिसे आप इस यूनिटी इन डाइवर्सिटी लाती है, जो इन सभी चीजों को युगों युगों के बावजूद भी इन चीजों को थामे हुए हैं। हम्म। अगर हम यूनिवर्सलिज्म की बात करें तो हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि भारतीय नीति है वसुधैव कुटुंबकम की। तो मैंने अपनी किताब के पहले पन्ने में, पहले पन्ने तो नहीं, पहले चैप्टर की में ही इस श्लोक को छापा हुआ है, जिसमें मैंने ईश्वास उपनिषद महाउपनिषद से इस श्लोक को लिखा है। अयम निज परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। हम्म। यानी कि यह श्लोक महाउपनिषद से यह नहीं कहता है कि वसुधैव कुटुंबकम, यह कहता है कि यह मेरा है, यह तुम्हारा है। ऐसी गणना तो लघु चेतना वाले लोग ही करते हैं। हम्म। उदार चरित्र वालों के लिए तो ये संपूर्ण वसुधा ही एक कुटुंब के समान है। यानी कि हमारा अगर चरित्र उदार है तो हमारे लिए संपूर्ण वसुधा ही कुटुंब के समान है। और अगर हम बात करें तो ये उदारता क्यों आती है और क्यों आनी चाहिए, हम्म। ये ही हमारी संस्कृति का एक मौलिक बीज है। हमारी संस्कृति के गहन में हम जाते हैं तो उपनिषदों का गहरा प्रभाव है। और उन उपनिषदों में 4 महावाक्यों की बात कही गई है। वो महावाक्य मैंने अपने किताब में भी जिनका विवरण दिया है। और वो ही महावाक्य कहते हैं, हम ब्रह्मास्मि तत् त्वम असि, अयम आत्म ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्मम। मैं ब्रह्म हूं, तुम भी वही हो। हम्म। हम सब ब्रह्म का ही एक स्वरूप है। और वो ज्ञान जो हमें ब्रह्म के स्वरूप को समझने में मदद देती है वो ब्रह्म है। हम्म। और ब्रह्म क्या है? ब्रह्म सिर्फ ईश्वर नहीं, जिसे हम एक भौतिक स्वरूप में देखते हैं। ब्रह्म निराकार है और हम संपूर्ण सृष्टि को एक मानते हैं, एक रूप में देखते हैं। हम्म। जब हम संपूर्ण सृष्टि को उसी ब्रह्म का स्वरूप देखते हैं, जब हम संपूर्ण सृष्टि को ही ब्रह्म मानते हैं, अपने आप में उस ईश्वर को देखते हैं, उस ईश्वरत्व को देखते हैं,
तो फिर अलगाववाद के लिए हमारे पास कोई स्थान नहीं रहता है। यूनिवर्सलिज्म बिकम्स अ नेचुरल corollary of what we call as monism or what we call as our concept of Brahma। और यही कॉन्सेप्ट जो है, जो हमारी संस्कृति की नींव है, जिसे हम किसी को अलग नहीं मानते, हम्म, और यही इंक्लूसिवनेस को भी प्रोवाइड करती है। संस्कृतियां में बदलाव आती रहती है, वो ये नहीं कहती कि जो बदल गया है वो गलत है, जो हम्म, पीछे छूट गया है वो ही सही है। हम्म, बदलाव समाज के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि वो समाज के या व्यक्ति के हित में है कि नहीं, या ऐसा तो नहीं कि जो नया बदलाव आ रहा है वो समाज या व्यक्ति के लिए अहितकारी हो। और यही वो जड़ है जो हमारे इस विशाल वृक्ष को थामे हुए है। अब इसमें सिर्फ टॉलरेंस की जगह नहीं है, हम्म, इसमें स्थान है, इसमें महत्व है रिस्पेक्ट का, हम्म, एक्सेप्टेंस का। हम्म, टॉलरेंस के ऊपर एक्सेप्टेंस आती है और एक्सेप्टेंस के ऊपर रिस्पेक्ट आता है। और right, जब रियलाइजेशन ये होता है, जब हमारी समझ इतनी प्रखर होती है कि हम समझते हैं कि सभी तो उसी ईश्वर का स्वरूप है, हम में भी वही ईश्वर है, तो हम्म, फिर भेद के लिए, अलगाव के लिए, इनटॉलरेंस के लिए स्थान कहाँ रह जाता है। बट सर ये सारी बातें तो है, बट आज के इस फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड में यू थिंक कि अभी भी ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिना, ये रेलिवेंट है? रेलेवेंट है या नहीं है? देखिए, दो प्रश्न आता है, ये रेलेवेंट है, नंबर वन। नंबर टू, ये एक्सेप्टेड है हम्म, या प्रैक्टिस में है। हम्म, वेदर इट इज रेलेवेंट एंड वेदर इट इज इन वोग, हम्म, देर इज नो डिलाइंग एज फार एज रेलेवेंस इज कंसर्न्ड। हम्म, आज अगर हम इस बात को देखें कि जैन धर्म का मोटो है परस्परो पग्रहो जीवानाम, यानी कि द वेरी बेसिक नेचर ऑफ ऑल लिविंग बींग्स हम्म, इज टू कोऑपरेट एंड टू कोएग्जिस्ट। right, आज हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करें तो ये क्यों हो रहा है? हम मिड्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग में हैं, हम्म, इस बात को हम सभी समझ रहे हैं, क्योंकि हमने उस कॉन्सेप्ट को अपनाया नहीं, हमने समझा जरूर। हम प्रकृति से अलग नहीं हैं, हम प्रकृति के तत्वों से अलग नहीं हैं। हम ब्रह्म को जब देखते हैं तो डिग्रेडेशन इसमें सिर्फ लिविंग बींग्स के लिए नहीं जरूरी है कि हमें दूसरे जीवों का हनन नहीं करना है, हमें अपनी पृथ्वी का भी हनन नहीं करना है, हमें नदियों का हनन नहीं करना है, उनको पल्यूट नहीं करना, उन्हें डिग्रेड नहीं करना है, हमें अपने वायु को पल्यूट नहीं करना है, वो भी उतना ही ए बायोटिक एलिमेंट इंपॉर्टेंट है, हमें अपने सॉइल को प्रिजर्व करना है। हम्म, अगर मैं इस टोटलिटी के कॉन्सेप्ट को देखूं तो कोई भी डिग्रेडेशन हम करते हैं तो हम उस ब्रह्म का, उस प्रकृति का और अपने आत्म स्वरूप का हनन कर रहे हैं। हम्म, तो आज क्या हम कह सकते हैं कि ये कॉन्सेप्ट रेलेवेंट नहीं है? हम्म, बल्कि आज तो ये किसी भी समय से ज्यादा रेलेवेंट है, क्योंकि हम अपने ही विनाश के कगार पर खुद ही खड़े हैं हम्म, और उस लकड़हारे की तरह उसी उसी टहनी को काट रहे हैं जिसके आगे हम बैठे हुए हैं। हम्म, प्रश्न ये है कि क्या हम में वो समझ है कि हम उस टहनी को नहीं काटे, हम्म, हमें संस्कृति को अपनाएं हम्म, कि भाई ये संपूर्ण सृष्टि में तुम अपने आप को देखो। हम्म, अगर तुम एक सीमा के आगे चलकर उस संस्कृति का, उस प्रकृति का नुकसान करते हो तो तुम स्वयं अपनी कहानी का अंत अपने आप लिख रहे हो। हम्म, तो महत्व तो बिल्कुल है, लेकिन यह हमारी नादानी कहें, मूर्खता कहें या जो कहें, हम्म, कि हम उसे कई बार समझ नहीं रहे हैं हम्म, और कई बार समझ के हम पूरी तरह से अपना नहीं रहे हैं। बिल्कुल सर। तो सर अभी मतलब चूंकि समय समय की भी थोड़ी कमी है, और तो मुझे आपसे बात बिल्कुल। करने में बहुत ज्यादा ही आ, मजा आ रहा है, बिकॉज सीखने को भी बहुत कुछ मिल रहा है आपके एक्सपीरियंस से। बट अभी मैं जानना चाहूंगी कि आपकी इतनी अच्छी जर्नी रही है, एक सिविल सर्वेंट के तौर पे भी, एक स्कॉलर ऑथर के तौर पे भी, तो व्हाट डू यू होप इंडियन यंग इंडियंस एंड सिविल सर्वेंट aspirants can take away from your books and your experience? See, every book is a different journey, and
Every book has a different set of audience also. Hmm. When I talk about books which are technical in nature, like pertaining to taxation, it is catering to a different audience. When I talk about the books which are for preparation for civil services, is for different. Hmm. And the books on the culture Hmm. is completely different. Therefore, uh, there can be different messages per se for Hmm. different set of audience. Hmm. For a civil services aspirant, maybe I would like to say that as far as civil services is concerned, it calls for a lot of hard work and self-belief. So if you want to embark on this journey, Hmm. be very sure that you are there to give your very best, Hmm. because nothing apart from the very best will bring success to you. Right. To my second set of younger audience Hmm. who may like to read a book on Indian culture, Hmm. I would like to say something else. Hmm. First of all, feel very happy and blessed that you have inherited a culture which is nearly 5,000 years old, Hmm. which is unique for that it is a living culture. Hmm. Genetically, we have inherited the benefits of development, cultural and human resource development Hmm. of 4,000, 5,000 years. Hmm. And therefore, you should be happy about it. Hmm. You should never be diffident about your culture. Hmm. You should never say that uh, this is wrong, this is right. Hmm. And I decry my culture. However, you should not also be arrogant about your culture. Hmm. Oh, I am the best in the world and nobody can watch matches. Hmm. So follow the middle path. Hmm. Be happy about your culture. Hmm. Let new winds Hmm. bring new messages to you. See whether they are relevant to you, applicable to you, and good for you and for your society. So I would like to, quote from again Lord Buddha once, Hmm. and what he says to his disciples. Hmm. And that is my message to the youth of today. Hmm. He says, "Hear me, O Kalmas, Hmm. but follow not because these are the words of a recluse, Hmm. or it is the purported text of the scriptures, Hmm. or it is what is in practice. Hmm. But follow what I am saying, because having followed it, having tested it yourself, you find it beneficial for your own moral growth. Therefore, applying the same principle, the youth should neither decry our culture, not blindly ape another culture. Look at the good points of your own culture. Hmm. If there is something to learn from others, feel free and happy to imbibe it. Hmm. And feel blessed that you have been inheriting a culture which is so vast and which is so profound. राइट एंड सर एंड में कुछ रिकमेंडेशंस चाहूंगी मैं आपसे कि Sure. आपकी इतनी जर्नी रही है बुक को लेकर ही, तो कोई 5 जगह हमारे देश की, 5 या 4, जिस जहां अगर एक यंग व्यक्ति जाए तो वो शायद हमारे देश की संस्कृति से ज्यादा जुड़ा हुआ महसूस करेगा और समझ पाएगा। देखिए, अपनी देश की संस्कृति को समझने के लिए सबसे पहली बात क्या है, मैंने अपनी तीनों किताबों में हम्म। डेडिकेशन में सबसे पहले डेडिकेट इस किताब को किसे किया है? अपने परिवार को। हम्म। तो मैंने अपने माँ, पिताजी, बड़े भाई और एक परिवार जिसमें मैं बड़ा हूँ, हम्म। मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, उनको डेडिकेट किया है। और ये कहा है कि फॉर फैमिली इज द फाउंटेन हेड ऑफ कल्चर। हम्म। अगर आपको कहीं जाना है तो सबसे पहले अपनी पारिवारिक संस्कृति को समझे हम्म। और अपनी लोक संस्कृति को समझे। हम्म। अगर आप उसे समझ पाए हम्म। और उसके जो अच्छे तत्व हैं आप उससे जीवन में अपना पाए, हम्म।
तो फिर आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं। हम्म, ठीक है सर, मैं आपकी बात को समझ गई कि पहले इंसान को खुद को समझना जरूरी है, फिर ही वो बाकी चीजों को समझ सकता है। अंत में सर कुछ कहना चाह रहे हैं आप शायद? नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा हूँ। हाँ, अंत आप में आप सर आगे बढ़े। कि सिनेमा के इवोल्यूशन को हम्म, अगर देखना हो कि किस तरह सिनेमा बदला है, भारतीय सिनेमा खासकर, हम्म। तो कौन सी पिक्चर्स होंगी जो अगर आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि इस समय इस ये चीजें चल रही थी हमारे सिनेमा में और अभी ये कुछ रिकमेंडेशंस। तो अगर मैं अपने किताब में मैंने एक नया एक्सपेरिमेंट कहूँ या एक नया चैप्टर के अंत में मैंने एक पिक्चर गैलरी दी हुई है। हम्म। और ये पिक्चर गैलरी जो है कुछ चैप्टर्स में है। हम्म। फॉर्चुनेटली सिनेमा वाले चैप्टर में भी ये पिक्चर गैलरी है। हम्म। और मैंने ऐसे कोई 20-25 हम्म। फिल्मों के बारे में उनके पोस्टर्स को नेशनल फिल्म आर्काइव्स से की मदद से हम्म। मैंने उनको लेके लिखा है। और वो बड़े आइकॉनिक सिनेमा हैं। ये मैं नहीं कहता हूँ कि इसके अलावा और भी नहीं। सिनेमा आइकॉनिक नहीं हो, लेकिन ये भी काफी आइकॉनिक हैं। जिसमें पहला मैंने राजा हरिश्चंद्र की बात कही है। पहले। दूसरा अछूत कन्या है। हम्म। ये आपकी 1936 की फिल्म है, देविका रानी और अशोक कुमार की। हम्म। 2 बीघा जमीन, बिमल रॉय की, एक अगेन एक आइकॉनिक मूवी थी हम्म। जिसे कांस फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड मिला। हम्म। और ये सोशल रियलिज्म पे बेस्ड थी। यस सर, देख। मदर इंडिया उसी प्रकार की है। हम्म। और जब ब्लॉकबस्टर्स की बात आती है तो मुगले आजम का नाम तो कहीं नहीं जाता है। हम्म। और ये तो एक 5 घंटे चलने वाली एक ब्लॉकबस्टर मूवी थी। हम्म। कुछ पैरेलल सिनेमा में मैंने पत्थर पंचाली की बात कही है। हम्म। अगर सत्यजीत रे की बात ना हो तो फिर भारतीय सिनेमा का इतिहास तो अधूरा ही रह जाएगा। हम्म। और इन पैरेलल सिनेमा में मेघे ढाका तारा, ये ऋत्विक घटक की, जो एक मास्टर सिनेमाटोग्राफर थे। यस सर। भुवन सोन को के बारे में मैंने कहा है, मृणाल सेन की ये मूवी थी। हम्म। और अंकुर एक अलग सिनेमा, पैरेलल सिनेमा में है, जो कि श्याम बेनेगल की है। हम्म। और दक्षिण से आते हैं एम एस सत्यू, जिनकी मूवी है गरम हवा। गरम। तो पैरेलल सिनेमा में मैंने कुछ 4-5 नाम ऐसे दिए हैं। हम्म। लेकिन 70s आता है तो देखिए, कॉमर्शियल सिनेमा के कुछ बड़े नाम सामने आते हैं। हम्म। और उसमें मैंने सबसे पहला नाम दिया है आनंद, हम्म। जो राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन की है। इसमें सुपरस्टार तो राजेश खन्ना जी थे। हम्म। पाकीज़ा, वो हम्म। भी एक म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा थी, कमाल अमर की। हम्म। एक बहुत चर्चित फिल्म नहीं है, पर इसका मैंने जिक्र किया है, और फिल्म है यादों की बारात। यादव। क्योंकि इसको कहा जाता है कि ये पहली ऐसी मूवी थी जिसे मसाला मूवी माना गया। ओके। क्योंकि इस हर तरह के, हर जॉनर की मसाला इसमें सम्मिलित था, और बाद में मसाला मूवी का कॉन्सेप्ट आया। हम्म। जंजीर, जिसने जो अमिताभ बच्चन के की पूरी करियर डिफाइनिंग मूवी है। करियर डिफाइनिंग। और शोले की बात तो होनी ही होनी है। हम्म। तो इसके भी मैंने पोस्टर्स दिए हुए हैं, ये इस प्रकार से। हम्म। अब इसके बाद की जर्नी में लेता हूं तो 80s की बात आती है। तो 80s की एक बड़ी हार्ट थ्रॉब वाली मूवी थी, कयामत से कयामत तक। बहुत बहुत चर्चित फिल्म थी। और 90s की बात आती है तो उसमें एक फिल्म आती है, हम आपके हैं कौन। हम्म। और ये फिल्म इतनी डिफाइनिंग क्यों है? क्योंकि ऐसा हुआ था कि 80s के जमाने में हम्म। वीडियो कैसेट रिकॉर्डर का बड़ा चलन हुआ, और वीडियो पे लोग फिल्म देखने लगे। हम्म। और 90s के प्रारंभ आते आते कैसा हुआ कि फैमिलीज जो है वो थिएटर तक नहीं जाती थी, हम्म। वो अपने घर में ही फिल्म देखती थी। हम्म। और इसके कारण कई थिएटर्स जो हैं वो बंद हो। बंद होने के कगार पर आ गए थे। उसी समय पीवीआर का कॉन्सेप्ट भी आया, हम्म। और मल्टीप्लेक्सेस का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे आने लगा। लेकिन हम आपके हैं कौन ऐसी फैमिली मूवी थी जिसको देखने के लिए फैमिली ऑडियंस फिर वापस थिएटर में आया। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ये बात तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि हम्म। ये भी इतनी ऐसी फिल्म थी। अगर हम 2000 यानी कि न्यू जनरेशन मिलेनियम की बात करते हैं, तो ऐसी एक बड़ी अजब मूवी थी, एक नया प्रयास था लगान का। देखा। हम्म। और उसने प्रारंभ किया खेल से जुड़े कुछ और फिल्मों को, हम्म। जिसमें चक दे की बात आती है हम्म। और दंगल की बात आती है। हम्म। अगर हम न्यू मिलेनियम की बात करें तो कुछ फिल्मों का मैंने चयन किया है, जिसमें सबसे पहले शाहरुख खान की देवदास आती है। हम्म। और देवदास भी कई देवदास हैं।
यस सर। अगर हम हिंदी सिनेमा को भी देखें तो दिलीप कुमार के देवदास हैं। हम्म। और ये एक ऐसा नॉवेल है जिसपे शायद विभिन्न भाषाओं में देवदास नाम से फिल्म बनाई गई है। हम्म। 2005 में एक आइकॉनिक मूवी थी ब्लैक। हम्म। मैं कहूंगा कि शायद अमिताभ बच्चन की एक्टिंग स्किल्स को जिसने रीडिफाइन किया है। और उसके बाद एक एक विभिन्न प्रकार की मूवी आई ओंकारा, हम्म। जो कि ट्रायोलॉजी थी, शेक्सपियरियन ट्रायोलॉजी विशाल भारद्वाज की। हम्म। तारे जमीन को भी मैंने इसमें इसमें इस फोटो गैलरी में रखा है, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल ड्रामा थे जिसने एक अलग जॉनर ऑफ मूवीज को फिर जन्म जन्म दिया है। अब साउथ इंडिया की मूवीज की बात ना करें हम्म। तो अंतिम 3 मूवीज मैंने 2022-23 तक की साउथ इंडिया की ली है, जो हम्म। कि ब्लॉकबस्टर्स थी। बाहुबली हो गया, या केजीएफ हो गया, या आरआरआर हो गया। तो बस ये सिनेमा की एक झलक है जिसमें कि कुछ चुनिंदे नाम हैं जिन्होंने हमारे फिल्मों को रीडिफाइन किया है। हम्म। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्होंने ही किया है। और भी ऐसे मूवीज है, हाँ सर। ऐसे हम कौन हर से? साल हम एक इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है, उसमें अलग अलग भाषाओं में जी, हजारों मूवीज बनती हैं, और कई मूवी उसमें दिल को छू जाती है। जैसे छू उसमें जाते हैं, बहुत सारी बिल्कुल। मूवी है, वो हर एक इंसान स्पेसिफिक भी हो सकती है कि हाँ किसी जी, के लिए कोई मूवी मूविंग हो। बट जी, ओवरऑल सर, हमारे सिनेमा के इवोल्यूशन को आपकी ये जो रिकमेंडेशन है ये एक्चुअली समझाती है कि किस तरह हम समझाती है। गए हैं। ठीक है सर, ऑन दैट नोट, आई एम रियली थैंकफुल फॉर दिस कॉन्वर्सेशन। रियली थैंक यू सो मच, प्लेजर प्लेजर टॉकिंग टू यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर।